सो हे गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू द बून ऑफ मशीन लर्निंग। और ये है एपिसोड 2 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं लॉस के बारे में कुछ, और कुछ हम बात करने वाले हैं सीएनएफ और डीएनएफ के बारे में। कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और हम फाइनल इस वीडियो के अंदर देखेंगे कैंडिडेट एलिमिनेशन एल्गोरिदम और तो और फाइंड एस एल्गोरिदम, जो कि यार बहुत ही मज़ेदार एल्गोरिदम है, हाइपोथेसिस के ऊपर बेस्ड है ये सारे। अपन ये चीज़ें समझेंगे, वर्जन स्पेस को समझने की कोशिश करेंगे क्या होता है, और बहुत ही तगड़ा होने वाला है एपिसोड 2। ये थोड़ा छोटा होगा, लेकिन जो इसके बाद वाला एपिसोड आएगा वो इससे थोड़ा बड़ा होगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, टाइम स्टैम्प्स है वीडियो में, नोट्स आपको अपलोड हो जाएंगे आज और कल में, नोट्स आ जाएंगे, तो उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम चलिए शुरू करते हैं हमारा शानदार द बून ऑफ मशीन लर्निंग पार्ट 2। तो अब हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, जिस पे मैं हमेशा बैठा रहता हूँ। और अब फाइनली हम लोग देखेंगे कि यार ये क्या चीज़ है, क्या लॉज है। देखो यार, पहली बार मैंने पढ़ा था ना, तो मेरा भी दिमाग बहुत हिला था, फिर ले दे के मेरे को समझ में तो आ गया। तो पहला जो लॉ है वो क्या है? पहला जो लॉ है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ। जो कहता क्या है, वो ये कहता है यार, देखो सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। हम यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में देखते हैं, कंजक्शन और डिसजंक्शन। ये जो होता है ना, ये कंजक्शन होता है, ये जो होता है तुम्हारा डिसजंक्शन होता है। इतना तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, जो मेरे को लगता है आ भी गया। ठीक है, तो यहाँ ये क्या बोल रहा है कि अगर एक ही क्वांटिटी का, यानी पी का ही अगर मैं कंजक्शन पी के साथ ही कर दूँ तो वापस पी आएगा, और पी का अगर मैं पी के साथ ही डिसजंक्शन कर दूँ तो पी ही आएगा। ये तो चीज़ हमें पता ही है। ठीक है, फिर आती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अगर पी और क्यू के बीच में मैं कंजक्शन करता हूँ, ठीक है, तो वो बराबर होगा क्यू पी के बीच में जो कंजक्शन है उसके। ठीक है, समझ गए हम, ये चीज़ भी समझ गए। हमने ये बोला कि अगर पी और क्यू के बीच में मैं डिसजंक्शन कर देता हूँ तो वो भी बराबर होगा क्यू और पी के बीच के डिसजंक्शन के। थोड़ा कुछ नहीं, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। दो तरीके के लॉ अभी तक समझ में आ गए। आइडोपोटेंट लॉ जो कि क्या बोलता है, पी का पी के साथ ही कंजक्शन डिसजंक्शन कर दो, पी ही आएगा। फिर हमने कम्यूटेटिव लॉ देखा, जो क्या करता है, पी का क्यू के साथ डिसजंक्शन कर दो तो वो बराबर होगा क्यू के पी के डिसजंक्शन के साथ, और अगर मैं पी का क्यू के साथ कंजक्शन कर दूँ तो वो बराबर होगा क्यू के पी के साथ कंजक्शन। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, कम्यूटेटिव और आइडोपोटेंट हमें समझ में आ गया। अब आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर हम क्या देखेंगे, अगर मैं पी और क्यू का डिसजंक्शन करता हूँ और उसका मैं वापस डिसजंक्शन कर देता हूँ आर के साथ, तो वो किसके बराबर होगा, पी का डिसजंक्शन और ब्रैकेट में क्यू का डिसजंक्शन आर के। ठीक है, ये दोनों अभी मेरे हिसाब से तीनों लॉ आपको समझ में आ चुके होंगे, तो मैं इधर ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। इसके ज़्यादा तगड़ा लॉ क्या है, डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ का काम एक्चुअली क्या है गाइस, कि वो कन्वर्जन में काम आता है, कंजंक्शन का अगर आपको डिसजंक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इस चीज़ में जो काम आता है ना, डिसजंक्शन का कंजंक्शन में, कंजंक्शन का डिसजंक्शन में, तो ये जो यहाँ पर काम चीज़ आती है वो होती है डी मॉर्गन लॉ। तो आप यहाँ देख सकते हो, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, वो क्या देता है मेरे को, वो मेरे को देता है पी का नेगेशन डिसजंक्शन क्यू का नेगेशन। ठीक है, पहला अपना यही लॉ है। और इसका उलट क्या है, अगर मैं नेगेशन करता हूँ पी क्यू के डिसजंक्शन के साथ, तो मेरे पास वापस आंसर क्या आएगा, नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हो साइन चेंज हो गया, कंजंक्शन डिसजंक्शन बन गया, डिसजंक्शन कंजंक्शन बन गया। यही तो हमें चाहिए था भाई, तो हमें वो मिल गया। तो ये आपका डी मॉर्गन लॉ। तो चार लॉ भी अपन ने देखा। आइडोपोटेंट लॉ अपन ने देखा, जो कि अगर पी का पी के साथ ही कंजंक्शन कर दोगे तो वही आएगा। फिर अपन ने जो नेक्स्ट लॉ देखा वो देखा अपन ने कम्यूटेटिव लॉ, जिसपे अपन ने ये बोला कि अगर पी और क्यू के बीच में डिसजंक्शन करते हैं तो वो बराबर होगा क्यू के पी के साथ डिसजंक्शन, एंड देन सेम गोज टू द कंजंक्शन एज वेल। तीसरा जो अपन ने लॉ देखा वो देखा एसोसिएटिविटी का लॉ, जिसमें अपने आर एक क्वांटिटी और ले ली और उसके साथ अपने ये काम किया, तो ये भी सक्सेसफुली लॉ अपन को दिख गया। और जो चौथा लॉ अपन ने देखा वो अपन ने देखा डी मॉर्गन लॉ, जो कि क्या करता है, कंजंक्शन को डिसजंक्शन में करने में मदद करता है और डिसजंक्शन को कंजंक्शन में करने में मदद करता है। तो ये दो चीज़ें हैं, ये चार लॉज हमारे दिमाग में अब सेट हो गए। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने एक लॉ डाला है जो कहता क्या है कि अगर P इम्प्लाइज टू Q है, यानी अगर P इम्प्लाइज टू Q होता है, तो ये जो होगा ना, इसको आप लिख सकते हो नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन ऑफ Q के बराबर। ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये एक नेक्स्ट एड ऑन लॉ मान सकते हो, जो आपका बनेगा पांचवा लॉ। तो ये भी एक लॉ है कि इम्प्लीकेशन को अगर आपको हटाना है, इम्प्लाइज को आपको हटाना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, नेगेशन ऑफ पी करना है और डिसजंक्शन ऑफ क्यू करना है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो नॉर्मल फॉर्म की अगर बात की जाए, तो नॉर्मल फॉर्म होता क्या है प्रॉपरली,
तो अगर हम नॉर्मल फॉर्म को प्रॉपरली समझे तो नॉर्मल फॉर्म अपना होता क्या है। अब मेरे हिसाब से इस कैमरे की वजह से आपको वो चीज़ प्रॉपरली विजिबल नहीं होगी। सो व्हाट आई विल ट्राई टू रिमूव फॉर सम टाइम और आपको मैं चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार कि लेट ए, जिसके अंदर मैंने कुछ पी दिए हुए, बी अ स्टेटमेंट फॉर्मूला, देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रुथ टेबल मे नॉट बी प्रैक्टिकल ऑलवेज। यानी क्या हो सकता है, अगर मैं इस तरीके से चीज़ों को लिखूँ, जैसे अगर ए के ब्रैकेट में P1 P2 P3 सारी चीज़ें आ जाती है, ये स्टेटमेंट फॉर्मूला, तो हमेशा क्या होता है गाइस कि आप क्या है वेरिएबल्स लेके चलते हो। आज एक फंक्शन है जिसके अंदर ये वेरिएबल्स है, P1 P2 P3 जितने भी है ज़्यादा वेरिएबल्स है, और ए आप फंक्शन मान सकते हो कोई भी जिसके अंदर ये वेरिएबल्स आ गए। तो अगर हर बार मेरे को क्या है, देखो सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में चेक करना है, अगर वो टोटोलॉजी है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ टोटोलॉजी के बारे में, जब सारी स्टेटमेंट्स ट्रू होती है, अभी स्टेटमेंट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई अगर किसी स्टेटमेंट के फॉर्मूले के अंदर मैनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होती हैं तो हर बार अपन ट्रुथ टेबल बना के नहीं देख सकते। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है भाई, आप क्या समझते हो, अगर आपके पास सपोज 50 वेरिएबल है तो क्या आप हर बार ट्रुथ टेबल बनाओगे? नहीं, ये हर बार सही नहीं रहता, क्योंकि अगर अपन हर बार ट्रुथ टेबल बना के देखेंगे तो यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा और मज़ेदार भी नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो चीज़ें हम रखते हैं हमारे पास। पहला हम रखते हैं डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। हम ये क्या ट्राई करते हैं कि जितने भी वेरिएबल्स की जो भी वो बड़ी इक्वेशन है, स्टेटमेंट्स की जो इक्वेशन है, उसको हम कन्वर्ट कर दे डिसजंक्शन में। यानी बाय द एंड इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट विच कंटेन डिसजंक्शन बिटवीन द कंजंक्शन। इसका मतलब वो स्टेटमेंट जिसके बीच में डिसजंक्शन होगा वो क्या हो जाएगी आपकी डिसजंक्शन नॉर्मल। या देखो अगर मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, अगर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ इधर, तो आप देखो आपको यहाँ क्या समझ में आता है। अगर P और Q के बीच में मैंने क्या कर दिया है, कंजंक्शन कर दिया, और P और Q के बीच में कंजंक्शन करने के बाद अगर मैं R के साथ क्या कर देता हूँ, डिसजंक्शन, तो एक डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म है। यानी जो मेन इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, देखो ये तो ब्रैकेट में मैंने लिखा, और फिर मैंने देखो ब्रैकेट में आप कंजंक्शन कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप लेकिन इनको कनेक्ट करते हो किससे, डिसजंक्शन से, तो वो क्या हो जाती है डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। सेम गोज टू कंजंक्शन, बट फर्क क्या हो जाएगा कंजंक्शन के अंदर, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, कंजंक्शन के अंदर फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा डिसजंक्शन, यहाँ पर आ जाएगा आपका कंजंक्शन। यानी क्या हो रहा है, स्टेटमेंट विच कंटेन्स कंजंक्शन बिटवीन द डिसजंक्शन, तो वो आपका क्या हो जाता है कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म। यानी डिसजंक्शन में क्या हो रहा है, डिसजंक्शन में कंजंक्शंस के बीच में डिसजंक्शंस आता है, ठीक है, यानी कंजंक्शन के ऊपर राज करने कौन आता है, डिसजंक्शंस, यानी डिसजंक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द कंजंक्शन। दूसरी तरफ कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, कंजंक्शन पे राज करने डिसजंक्शन आता है, यानी कंजंक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द डिसजंक्शन। तो समझ गए, उल्टा है, डिसजंक्शन के अंदर क्या होगा, कंजंक्शंस के बीच में डिसजंक्शन होगा, और कंजंक्शन में क्या है, डिसजंक्शंस के बीच में कंजंक्शन होगा। समझ गए, यहाँ इनके बहुत प्रॉपर एग्जांपल दिए हैं, आप देख सकते हो बीच में यहाँ पर कंजंक्शन है, बट फाइनल यहाँ पर आप देख सकते हो डिसजंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देख सकते हो दो आइडेंटिटीज है जिसके बीच में कंजंक्शन है, तो वो कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म हो गई। तो अपन क्या ट्राई करते हैं यार कि ट्रुथ टेबल लगाने के छोड़ के अपन नॉर्मल फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमें ट्रुथ टेबल कम बनानी पड़े, और जो ये लॉज है इनको यूज़ करके अपन स्टेटमेंट्स को भी रिड्यूस करते हैं, जिससे हमें कम से कम आप ये समझ सकते हो ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत पड़े अगर अपन कोई भी क्वेश्चन को XYZ को सॉल्व करते हैं, बड़े क्वेश्चन को, तो ये चीज़ काम आती है। अब यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन लेके बैठते हैं, अपन समझते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करना है, कैसे इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द DNF ऑफ द फॉर्म। आपको क्या ऑब्टेन करना है, DNF ऑब्टेन करना है फॉर्म का। तो बढ़िया है, DNF कैसे ऑब्टेन करेंगे वो देखते हैं अपन। तो यहाँ मैंने किस तरीके से इसको लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है कि इसी इक्वेशन को मैंने पहला अपन ने फिफ्थ लॉ लगाया यहाँ पर, ठीक है। जब अपन ने यहाँ पर फिफ्थ लॉ लगाया तो अपन ने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन ऑफ Q। बढ़िया है, क्योंकि ये अपना फिफ्थ लॉ था, जो मैंने तुम्हें ऊपर लॉ बोला था ना, ये वाला इम्प्लाइज वाला, यही अपन ने यहाँ पर यूज़ किया, बिल्कुल करेक्ट, अपन ने वो चीज़ यहाँ यूज़ करी। बीच में अपने कंजंक्शन था, यहाँ पर भी अपने नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन ऑफ Q था। अब यहाँ देख सकते हो मेरे पास वो चीज़ इस तरीके से बन गया। अब एक नया लॉ मैंने लगाया जिसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ ने क्या किया, अपन ने अब एक एक करके चीज़ उठाएंगे, अपन एक एक करके चीज़ उठाएंगे। मैं मेरा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो पहले मैंने क्या उठाया, नेगेशन ऑफ P। नेगेशन ऑफ P उठा के पहले मैं यहाँ क्या गया, पहली इक्वेशन मैंने क्या लिखी, नेगेशन ऑफ P कंजंक्शन ऑफ ये पूरी इक्वेशन, जो कि यहाँ देख सकते हो। लेकिन पहले मैंने एक चीज़ उठाई और इसके बीच में मैंने कंजंक्शन लगा के ये चीज़ पूरी लिखी। इतना आ गया समझ में सबको।
ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ मेरे बीच में क्या था, डिसजंक्शन था, तो मैंने यहाँ पर डिसजंक्शन लिख दिया सेम टू सेम। अब मैंने क्या किया, सेम इस Q को उठाया और मैंने क्या लिखा, Q कंजंक्शन, ये जो पूरा लिखना था, तो Q कंजंक्शन ये पूरा जो लिख दिया। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर अगर अपन इसको पहले लेते हैं तो ये एक लॉ को डिवोट करता है, पता है, आइडोपोटेंट लॉ अपना जो था वो लगा के मैंने केवल इसको नेगेशन ऑफ P और इसको इस फॉर्म में लिख दिया, करेक्ट है। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ भी आइडोपोटेंट लॉ लगा, कैसे, ये देख सकते हो, ये Q और ये Q दोनों के बीच में देखो कंजंक्शन चीज़ है, तो केवल Q लिख सकता हूँ मैं, तो Q कंजंक्शन P आ गया और बीच में मेरा डिसजंक्शन आ गया। तो यही होता है डिसजंक्शन फॉर्म, यानी डिसजंक्शंस के बीच में आप ये समझ सकते हो कि अगर कंजंक्शंस के बीच में डिसजंक्शन आ जाता है तो वो DNF होता है। तो यहाँ देखो, ये कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, बीच में DNF है यानी डिसजंक्शन है, तो ये DNF फॉर्म हो गई। समझ गया किस तरीके से आई, मैंने आपको प्रॉपरली बताया लॉ वाइज किस तरीके से लग रहा है। वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखिए, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। देखो यहाँ से अपन ने क्या किया, अगर मैं इसको एक बार और वापस रिवाइंड करके आपको बता दूं कि हमने किया क्या, वो मैं आपको क्विकली बताऊंगा अब। और देखता, पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा फिफ्थ लॉ लगाया, फिफ्थ लॉ यानी इम्प्लाइज को खत्म किया, जो कि इस तरीके से आया। फिर मैंने एक एक क्वांटिटी उठाई, जैसे मैंने नेगेशन ऑफ P उठाया, उसके बीच में मैंने कंजंक्शन लगाया और ये पूरी इक्वेशन लिख दी, जो कि मेरी ये आ गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने U का U मेरा जो डिसजंक्शन था इसको मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने Q उठाया, Q उठाने के बाद मैंने Q कंजंक्शन ऑफ ये पूरी चीज़ लिख दी, Q कंजंक्शन ऑफ ये पूरी चीज़ आ गई, ये देखो ये पूरी चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या चीज़ पता लगी नीचे कि भाई ये नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ P के बीच में कंजंक्शन है, तो आइडोपोटेंट लॉ है, ठीक है, बिकॉज दोनों सेम क्वांटिटी है तो वो एक चीज़ मानी जाएगी। यहाँ पे एक ही मान के मैंने ये पहला चीज़ खत्म करी। यहाँ देखो Q सेम है, तो मैंने यहाँ पर भी आइडोपोटेंट लॉ लगाया और Q कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ P लिख दिया। समझ में आया किस तरीके से हुआ। तो अपन को लाना क्या था, DNF फॉर्म, तो मैंने लॉस का इस्तेमाल करके DNF फॉर्म लेके आया। अब मैं बात करता हूँ यार इस क्वेश्चन की, इसमें ये लिखा हुआ है ऑब्टेन द CNF ऑफ दिस फॉर्म, यानी मेरे को इस क्वेश्चन में CNF के फॉर्म के बारे में पता लगाना है। अब क्या करोगे, तो देखो CNF इस फॉर्म की कैसे पता लगेगी वो अपन देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है गाइस। यहाँ ये चीज़ लिखी हुई है कि अपन अगर वापस अपना वही आइडियोलॉजी लगाएं, ठीक है, ज़्यादा अभी खोलते नहीं है, बिकॉज अभी जब तक इसको अपन प्रॉपर CNF में करना है क्या, बीच में कंजंक्शन लाना है, यहाँ पर सब जगह डिसजंक्शन होना चाहिए। कैसे करेंगे, ये P उठाया और बीच में मैंने क्या लगाया, डिसजंक्शन लगाया और ये पूरी की पूरी चीज़ लिख दी, तो ये मैंने यहाँ पर किया। सिमिलरली यहाँ मैंने कंजंक्शन लगाया ये वाला, और अब Q को उठा के ये की ये चीज़ पूरी बीच में लिख दी लगा के, करेक्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर नेगेशन ऑफ P और P दोनों आ गए। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर किसी P का कंजंक्शन आप उसके नेगेशन के साथ करते हो तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो चीज़ रहती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ रही नहीं, आप ये समझ सकते हो 1 हो गया, ठीक है, ये रहा ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या बाकी रह गया, ये, तो ये मैंने यूँ का यूँ यहाँ चीज़ लिख दी, करेक्ट है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वापस इसको देखो, क्योंकि देखो ढंग से सुनो, यहाँ पर जब इसको खोला, पहले अपन ने इतना खोला, ठीक है, तो ये आ गया। फिर मैंने P के साथ Q को लिखा, वो यहाँ पर आ गया। फिर मैंने P को R के साथ लिखा, वो यहाँ पर आ गया। बीच में मैंने कंजंक्शन का इस्तेमाल किया वापस, और Q को भी मैंने इसी तरीके से खोला। अगर देखो Q तो केवल Q ही माना जाएगा। तो अब यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो सबके बीच में डिसजंक्शन आ चुका है, लेकिन सब कनेक्टेड किससे है, कंजंक्शन से। तो ये क्या हो गई, एक CNF फॉर्म हो गई। यानी आपको लॉज का इस्तेमाल करके कुछ भी नहीं करना, बस कन्वर्जन्स करना है इक्वेशंस को। अब आपको मैंने जो लॉज बताया उसको यूज़ करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो अपन ने देखा ऊपर वो यूज़ करना है। नेगेशन ऑफ P और P के बीच में कंजंक्शन करेंगे तो खत्म हो जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये लॉज को आप इस्तेमाल करोगे और कन्वर्ट करोगे। अब यहाँ लिखा हुआ फाइंड द DNF ऑफ दिस। अब ये दिखने में कितना खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना खतरनाक है नहीं। कैसे, देखो सुनो, सबसे पहला स्टेप अपना क्या होगा, इम्प्लाइज को खत्म करना। जहाँ भी आपको इम्प्लाइज दिखे उसको खत्म करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस इम्प्लाई को खत्म किया, ये किया, तो नेगेशन ऑफ P हो गया। अब नेगेशन नॉर्मल P को जन्म देगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, बीच में डिसजंक्शन लग गया और ये चीज़ पूरी लिखी गई। अब मैं क्या करूँगा, इसके वाले कंजंक्शन को पूरा खत्म करूँगा, तब ये वाला मेरे बन के आ गई, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या किया, एक एक करके खोला। पहले मैंने इस Q को खोला, तो देखो वापस यहाँ पर ये चीज़ हो गई, तो ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी, यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। तो अब अंदर क्या रहा, केवल यही चीज़ रही, ये तो खत्म हो गई, बिकॉज Q डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ Q लिखा हुआ है, तो ये कुछ रहेगा ही नहीं। तो Q डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ R अपने पास आ गया, तो ये कुछ इस तरीके से लिखा गया,
ठीक है। तो अब इसको अगर मैं और खोलता हूँ तो देखो P डिसजंक्शन ऑफ Q डिसजंक्शन P डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ R। तो अब यहाँ पर ये चीज़ आप देख सकते हो। अब अगर मैं इसको खोलता हूँ तो पहले मेरा क्या आएगा, P डिसजंक्शन ऑफ Q, सबसे पहले P, तो P डिसजंक्शन में खुद के साथ ही करेगा तो केवल P आएगा, P आ गया। P डिसजंक्शन ऑफ Q, तो ये चीज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, बीच में डिसजंक्शन रहने दिया, P वापस अब इधर आ गया, P डिसजंक्शन ऑफ P डिसजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ R। तो यहाँ क्या हुआ, P और P दोनों तो क्या थे, सेम थे, तो केवल एक बार जो था वो देखो चला गया और यहाँ बीच में नेगेशन ऑफ R ही रह गया, देखो। तो आई थिंक आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से इसकी अप्रोच रहती है, कैसे इसको अपन को फॉलो करना है और कैसे इसको सॉल्व करने का है, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, ऑब्टेन CNF, जिसमें आपको करना कुछ नहीं है, नेगेशन ऑफ P लेना है और ये इम्प्लाइज बीच में इन्होंने आपको दे दिया कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ, और कोई रीज़न नहीं है। और बीच में यहाँ पर आपको अब इफ़ एंड ओनली इफ दे दिया, देखो, यानी इफ़ एंड ओनली इफ, यानी ये वाला। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे, इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे वो देखो, इसको आप कन्वर्ट करोगे केसेस के थ्रू। यानी अगर आपका यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है तो उसको आप किस तरीके से लिखोगे, आप लिखोगे P इम्प्लाइज टू Q कंजंक्शन ऑफ Q इम्प्लाइज टू P। यानी पहले P से Q तक, फिर Q से P तक, बीच में कंजंक्शन आपको लगाना है और बीच में यहाँ पर इम्प्लीकेशंस लगाना है। फिर आपको पता है इम्प्लीकेशन को कैसे नेगेशन में कन्वर्ट करना है, वही अपन ने यहाँ पर किया। पहले अपन ने ये जो चीज़ थी इसको इसमें कन्वर्ट करी और फिर अपन ने फाइनली क्या करा, फाइनली जाके अपन ने इस इम्प्लाइज को ख़त्म किया यहाँ पर नेगेशन का इंट्रोडक्शन करके, ये देखो। और अब जब अपन ने ये किया तो अपन ने नोटिस क्या किया, सबके बीच में डिसजंक्शन ही थे और जो बीच में थे वो कंजंक्शन आ चुके थे, तो ये अपनी CNF फॉर्म होगी। समझ गए ना कन्वर्जन्स किस तरीके से अपन ने किए। आई होप कंजंक्शन अब आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो मैं भी अब फाइनली वापस आ जाता हूँ, इतनी देर से दम घुट रहा है यार, दिख ही नहीं रहा हूँ। तो आई एम बैक गाइस, आ चुका हूँ वापस। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी किस तरीके से आपको यहाँ पर कन्वर्जन्स करना है CNF और DNF के, और CNF और DNF के मेजर चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। CNF में कुछ भी नहीं करना है गाइस, आपको डिसजंक्शंस के जो इक्वेशन है उसके बीच में कंजंक्शंस को लगाना है, और डिसजंक्शंस में आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। CNF की जो इक्वेशन है, यानी आप ये समझ सकते हो जो कंजंक्शंस की इक्वेशन है उसके बीच में आपको डिसजंक्शन लगाना है, इतना सा काम है। और मेरे को अच्छी तरीके से पता है जो यहाँ से पढ़ के जा रहा है वो पक्का इस क्वेश्चन को फोड़ेगा, तोड़ेगा, जला के राख कर देगा, बट जीतेगा, ठीक है। चलते हैं आगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि अपना सबसे तगड़ा टॉपिक है, और इसके लिए तो मैं खुद तैयार हो गया। तो अब हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है फाइंडर्स एल्गोरिदम और कैंडिडेट एलिमिनेशन। तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स को यूज़ करके आपको ये चीज़ समझाने के लिए। तो जो अपना फाइंडर्स एल्गोरिदम है ये काम करता है आपका स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के ऊपर। इसका काम ये है गाइस कि ये स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को जनरलाइज करेगा, और जो आपका फाइंडर्स एल्गोरिदम है केवल और केवल लगता है पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव मतलब क्या है, सब्र रखो, मैं आपको ये चीज़ करके बताऊँगा कि एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, ठीक है। और आप अगर मैं आपको बताऊँ एक बार इनका हाइपोथेसिस दिखा देता हूँ। तो जनरल हाइपोथेसिस कुछ इस तरीके से दिखती है, जब आप क्वेश्चन मार्क की अगर अपन एक सेट बनाते हैं तो अपना जनरल हाइपोथेसिस होता है। अगर मैं फाई का बनाता हूँ तो एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होगा। हमारा काम क्या होगा कि हम स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को कन्वर्ट कर सके, जनरलाइज कर सके फाइंडर्स एल्गोरिदम का यूज़ करके। तो यहाँ पर एल्गोरिदम को जिस तरीके से हमें इनिशियलाइज करना है एच को, और हर पॉजिटिव एग्जाम्पल के लिए हमें ये चेक करना है कि क्या उसकी एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो हाइपोथेसिस की वैल्यू के बराबर है या नहीं। अगर तो वो है तो अपन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, अगले पार्ट पे चले जाएंगे, नेक्स्ट एट्रीब्यूट के ऊपर चले जाएंगे, नेक्स्ट रो पे चलेंगे और वहाँ इस चीज़ को अगेन कंपेयर करेंगे, और अगर नहीं होती है तो उसको जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो अब करना कैसे है ये चीज़ देखते हैं। तो अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं मेरी जो स्क्रीन है वो आपको वन नोट की दिखा सकूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल ट्राई टू शो यू द वन नोट स्क्रीन। तो मेरे हिसाब से अब आपको वन नोट की स्क्रीन दिख गई है, और पता है बहुत लोगों के मतलब मन एकदम खुल गए होंगे, वन नोट वापस आ गया, हर्षवर्धन विथ वन नोट। सो मैं बताऊँ ना, मेरा एक्चुअली दिक्कत ये आती है, मेरा जो लिखने वाला पेन है ना वो ख़राब हो गया है, ठीक है, जो स्टाइलस है वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ माउस से लिखने की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि ये एक आपके सामने बहुत अच्छी टेबल है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एच को इनिशियलाइज करना है। तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर एच को इनिशियलाइज कर देता हूँ। पहली वैल्यू यहाँ पर मेरे को मॉर्निंग लिखी हुई है, तो मैं अभी मॉर्निंग लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मॉर्निंग के बाद जो अगली वैल्यू वो सनी लिखी हुई है, सनी लिख दो भाई,
फिर वार्म लिखी हुई है, फिर यस लिखी हुई है, फिर माइल्ड है, फिर स्ट्रॉन्ग है, बस। अब आप बोलोगे ये क्यों नहीं लिखा? अब आप जो बात कर रहे थे ना अपन के सिर्फ पॉजिटिव एग्जाम्पल को चेक करेगा, तो वो यही बात कर रहा था मैं। अब एक मेरी बात सुनो, इस टेबल में अब मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को चीज़ दिख रही नहीं होगी कैमरे की वजह से, बट व्हाट आई विल डू फॉर यू इज़, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, इसको नहीं, इसको। तो ये मैंने थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करोगे गाइस कि मैंने ये चीज़ नहीं लिखी, ये वाली चीज़। इसके पीछे का रीज़न क्या है? यही एक्चुअली में वो पार्ट है जिस पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। यस नो, यस यस वाला पार्ट, जो नो है वो आपको कंसीडर ही नहीं करना है। ये सिर्फ पॉजिटिव एग्जाम्पल के लिए लगता है। और जो फाइंडर्स एल्गोरिथम की खासियत है वो क्या करता है, स्पेसिफिक जो आपका हाइपोथेसिस को जनरलाइज करने में। कहा कैसे जनरलाइज करेंगे देखते हैं। तो मैंने क्या किया, जो मेरी पहली पॉजिटिव थी उसको मैंने एच से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं किधर जाऊँगा, अगली जो पॉजिटिव है, यानी ये नहीं आएगी, ये आएगी। तो इसमें मैं चेक करूँगा पहले एच नॉट। अब चेक करते हैं। अब अपन को क्या करना है, स्पेसिफिक को जनरलाइज किस तरीके से करना है। या मेरा मॉर्निंग है, या भी मॉर्निंग है, तो मेरा मॉर्निंग सेम टू सेम यहाँ पर मॉर्निंग लिख दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ सनी है, ये भी सनी है, बहुत बढ़िया, सनी लिख दो। जो हाइपोथेसिस की वैल्यू है उसको एट्रीब्यूट की वैल्यू के साथ अपन मैच कर रहे हैं। फिर क्या है, यहाँ वार्म है या मॉडरेट है, ठीक है। अब अगर ऐप नहीं है, जनरलाइज कर दो इसको, क्वेश्चन मार्क लगा दो, आगे चलो। अब देखो यहाँ पर यस है, यहाँ भी यस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ माइल्ड है पहले और अब नॉर्मल है, तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको भी जनरलाइज कर दूंगा। क्योंकि यहाँ देखो, जब मैंने इसको मतलब इसको कंपेयर किया मेरी हाइपोथेसिस की वैल्यू को एट्रीब्यूट की वैल्यू से, तो अगर वो नहीं आती है इक्वल, तो उसको जनरलाइज करना है। यहाँ देखो स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल है, तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, जनरलाइज कर दूंगा। बहुत बढ़िया, एक एग्जाम्पल हो गया। अब मैं आपको क्या करूँगा, इसके साथ जो नेक्स्ट पॉजिटिव है उसके साथ इसको कंपेयर करूँगा। अब मेरी हाइपोथेसिस नहीं ये है, तो मैं इसको कंपेयर करूँगा इस चीज़ के साथ। तो मैं वापस यहाँ कलर चेंज करूँगा, मॉर्निंग यहाँ पर अब इवनिंग है, तो जनरलाइज, ठीक है। तो मैं जनरलाइज करूँगा इसको, और जनरलाइज करते समय यहाँ पर एक बीच में क्वेश्चन मार्क आएगा सुंदर सा। यहाँ सनी, यहाँ भी सनी, कोई दिक्कत नहीं है, सनी लिख दूंगा मैं यहाँ पर भी। ये जनरलाइज था ही। यहाँ यस है, यहाँ सब जगह यस है, कोई दिक्कत नहीं है, यस यूँ का यूँ आ जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन, जब देखो यहाँ पर, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। तो अब ये जो फाइनल आ गया, अगर सारी चीज़ें खत्म हो चुकी है, तो ये जो आपका फाइनल आंसर आया है, यही आपको फाइंडर्स एल्गोरिथम देता है। तो आई थिंक अब आपको फाइंडर्स एल्गोरिथम समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको फाइंडर्स एल्गोरिथम समझ में आ गया, आप स्नैपशॉट ले सकते हो इस चीज़ की, जो अगर आपको एग्जाम के लिए काम आए। तो अब मैं वापस चलता हूँ मेरी उसी स्क्रीन पे जो कि आपकी फेवरेट है, बून ऑफ मशीन लर्निंग एक्सरे शॉट्स। तो चलते हैं उस स्क्रीन पे। तो देखो, अब आपके सामने मेरे हिसाब से द बून ऑफ मशीन लर्निंग प्रेजेंट हो रही होगी वापस, और मैं भी वापस आ चुका हूँ। मेरे को थोड़ी देर के लिए इधर ही होना पड़ेगा या गायब होना पड़ेगा, नहीं तो आपको चीज़ दिखेगी नहीं। तो मैं वापस क्या करता हूँ, हो जाता हूँ गायब, और मैं यहाँ पर गायब हो चुका हूँ। और अब अपन देखते हैं कैंडिडेट एलिमिनेशन। तो देखो, कैंडिडेट एलिमिनेशन किसका का यूज़ लेता है, पहले तो वर्जन स्पेस का यूज़ लेता है। और अब इसमें पता है फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव एग्जाम्पल्स दोनों के लिए काम आ सकता है, सबसे बेस्ट तो। और इसमें फ़ायदा क्या है कि वी हैव द बोथ स्पेसिफिक एंड जनरलाइज हाइपोथेसिस प्लेइंग आउट हियर। उसमें केवल स्पेसिफिक हाइपोथेसिस था अपने पास, या अपने पास जनरलाइज हाइपोथेसिस भी है और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस है। स्पेसिफिक हाइपोथेसिस अगेन इसमें पॉजिटिव चीज़ पे फोकस करेगा, जनरलाइज उसकी नेगेटिव पार्ट पे फोकस करेगा। यहाँ पर अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एग्जाम्पल से काउंटर करने वाले हैं, दोनों के साथ डील करने वाले हैं। और जो कंसेप्ट्स आपको इसमें पता होने चाहिए वो होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जनरल हाइपोथेसिस कैसे होता है, जो कि इस तरीके से जनरलाइज आप कैसे करते हो। स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एट द एंड आपको वर्जन स्पेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। वर्जन स्पेस आप ये मान सकते हो जनरल और स्पेसिफिक के बीच का इंटरमीडिएट है, वो वर्जन स्पेस होता है, ठीक है। तो यहाँ ही वापिस एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम क्या है, फॉर ऑल पॉजिटिव एग्जाम्पल स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को जनरलाइज करना है, और हर नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए जनरलाइज हाइपोथेसिस को स्पेसिफिक करना है। मतलब जो जनरल हाइपोथेसिस है उसको स्पेसिफिक करना है, यानी पॉजिटिव के लिए जनरलाइज करना है स्पेसिफिक को, और नेगेटिव के लिए जनरलाइज वाला तो अपन कर ही रहे थे फाइंडर्स एल्गोरिदम में, ये थोड़ा एड ऑन मान सकते हो फाइंडर्स एल्गोरिदम के अंदर। तो यहाँ आपको क्या करना है, हर नेगेटिव एग्जाम्पल के लिए आपको जनरल हाइपोथेसिस को स्पेसिफाई करना है, यानी उसको स्पेसिफिक करना है। तो बस यही खेल है। अब अपन ट्राई करते हैं वापस वन नोट में जाके कैंडिडेट एलिमिनेशन को करने का। तो अब मैं आपके सामने गाइस क्या करूँगा, वन नोट की स्क्रीन प्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, वन नोट की स्क्रीन में प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर आपके सामने आ चुकी होगी वन नोट की स्क्रीन,
और अब आप बोलोगे यार ये क्या, वापस मेरा थोड़ा दम घुट रहा है तो मेरे को वापस आना पड़ेगा आप लोगों के सामने, और मैं यहाँ पर मैं वापस आता हूँ और मैं वापस आ गया, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आपको इस पर फाइंड एस एल्गोरिथम लगा के दिखाऊंगा। फाइंड एस एल्गोरिथम क्या चीज़ लगती है भाई, कैसे लगता है ये, अब वो चीज़ देखते हैं। अब देखो ढंग से, अब करना क्या है तुम्हें, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं दिख रही होगी, बट ठीक है, मैं आपको बताता रहूँगा क्या चीज़ है वो। और अब आपको करना यही है गाइस कि मेन जो आपको खेल है वो खेलना अभी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर एक स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, पहले एच को इनिशियलाइज करना है, सेम वही स्टेप है। तो यहाँ मैंने मॉर्निंग लिख दिया, ठीक है, यहाँ मैंने सनी लिख दिया, यहाँ मैंने वॉर्म लिख दिया, यहाँ वापस मैंने यस लिख दिया, ठीक है। एक काम करते हैं, वापस वही लेके आ जाता हूँ, इतना कौन लिखेगा, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको इरेज करूँगा, ये मैंने हटा दिया फटाफट से सब चीज़ें। तो ये स्पेसिफिक हाइपोथेसिस तो मैंने बना दी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नीचे जनरल हाइपोथेसिस भी मेरी बना के रखता हूँ, और जनरल हाइपोथेसिस मैंने यहाँ पर मेरी बना दी, क्योंकि मैंने किस तरीके से बनाई है यहाँ पर मैं इसको बनाऊँगा। छः चीज़ थी, 6 चीज़ों का मैंने जनरल हाइपोथेसिस मेरा यहाँ बना दिया। अब आपको क्या करना है, अब हर नेगेटिव एग्जांपल के लिए, यानी देखो पहले नेगेटिव है, आपको क्या करना है, चेक करना है। देखो यहाँ मॉर्निंग है, अपन अब अगले के लिए काम करेंगे। तो एच नॉट तो क्या करना है, वो का वही रहेगा, मॉर्निंग, सनी, वार्म, यस, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग। क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी मैं बात कर रहा हूँ फॉर पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। अब मैं आ गया नेगेटिव में चेंज क्या करना है, मेरे को जनरलाइज करना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, नेगेटिव के अंदर अपन क्या करेंगे, जनरल हाइपोथेसिस को और स्पेसिफिक करने की कोशिश करने वाले हैं। तो वही अपन काम करेंगे। तो यहाँ मैंने अब क्या किया, अब मैं आ गया हूँ यहाँ नो पे। तो पहले इवनिंग, क्या मॉर्निंग इवनिंग के बराबर है, नहीं है। तो आप जनरल हाइपोथेसिस को किस तरीके से लिखोगे, जो आपकी अपडेटेड जनरल हाइपोथेसिस है उसको आप किस तरीके से लिखोगे, आप उसको कुछ इस तरीके से लिखोगे। यहाँ आप क्या कर दोगे, लिख दोगे मॉर्निंग, और बाकी क्वेश्चन मार्क, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5 5 लिख दो यहाँ पर। सॉरी, ये इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था, जनरल को स्पेसिफिक करना है, तो जनरल को मैंने पहले तो स्पेसिफिक हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है रेनी, यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारा सनी, ये भी चेंज है। तो मैं क्या करूँगा, वापस वही काम करूँगा, यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ये 5, चेंज क्या हुआ, सनी, बाकी सारा 5। तो ये मैंने 6 5 अंदर लगा दिया, वापस कॉमा लगाया। समझ में आ रहा है किस तरीके से कर रहा हूँ मैं। अब देखो आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ लिखा हुआ है कोल्ड, और मेरे यहाँ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में क्या लिखा हुआ है, वार्म। तो ये भी चेंज है, तीसरे पोजीशन पे है ना, तो बस 5 5। और यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ मैं लिख दूंगा आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो किस में चेंज आया, भाई वार्म में चेंज आया है ना, तो यहाँ मैं वार्म लिख दूंगा, और वापस मेरे वो के वो 5 लिख दूंगा मैं, कॉमा वापस, क्योंकि अभी मेरा चीज़ खत्म थोड़ी ना है, वार्म पे आया हूँ। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, येस की जगह नो लिखा हुआ है। अगेन वी विल डू इट, इस बार ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, यस, और यहाँ पर ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने इसको लिखा। तो देख तो कितनी वैल्यू यहाँ पर आ गई, पहले के लिए चेक करा, दूसरे के लिए चेक किया, तीसरे के लिए चेक किया, चौथे के लिए चेक किया, सभी चेंज हो गए, ठीक है। अब मैं आता हूँ अगले वैल्यू पे, ठीक है। अगली वैल्यू अपनी क्या दी हुई है यहाँ पर, अगली वैल्यू यहाँ पर आपकी दी हुई है माइल दोनों सेम है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या आता है, जहाँ स्ट्रॉन्ग है नॉर्मल, तो या फिर चेंज हो गया, तो मैं यहाँ पर अब क्या लिखूँगा, स्ट्रॉन्ग। तो 2 3 4 और 5, चेंज किस में लास्ट में था, तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिख दूंगा, और ये मैंने इसको कर दिया बंद।
तो ये जो चीज़ है मैंने क्या किया, मैंने जनरल जो था उसको क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया फॉर नेगेटिव वैल्यूज़। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आगे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा, आगे चलूँगा और अब मैं बात करूँगा वापस एच नॉट की, क्योंकि अब आ चुकी है वापस एक पॉजिटिव वैल्यू यस। तो यस में मैं क्या चेंज देखूँगा, यस में मैं क्या चेंजेस करूँगा, जैसे यहाँ सनी लिखा हुआ है, ऊपर भी सनी लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मॉर्निंग भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मॉर्निंग भी लिख देंगे वापस, यहाँ हम सनी भी लिख देंगे वापस, कोई हमें दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ मॉडरेट है, यहाँ वार्म है, इसको कर दो जनरलाइज अब, ठीक है। फिर आगे कहीं यहाँ यस यस दोनों लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, यस यूँ का यूँ आ जाएगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल या माइल्ड, इसको कर दो जनरलाइज, ठीक है। और यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग नॉर्मल, ये भी चेंज है, तो इसको भी कर दो जनरलाइज। तो ये मेरे को ऐसे लिख दिया, और जी मैंने अभी यूँ का यूँ लिख दिया, बिकॉज जी में कोई चेंज नहीं है। बात की जाए अब एच की, अब यहाँ बोलोगे जी यूँ का यूँ लिख दिया, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैंने जी चेंज किया, ये का ये चीज़ है, बस यहाँ क्या जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो जी तो वही है। लेकिन अभी अब आगे चलते हैं और अब देखते हैं नेक्स्ट एच नॉट की वैल्यू क्या आती है नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब देखो, अब मैंने क्या कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है। तो मैंने क्या कंपेयर किया, देखो यहाँ मॉर्निंग लिखा हुआ है, या इवनिंग लिखा हुआ है, तो बस जनरलाइज कर दो पहले वाले को भी, जनरलाइज कर दो पहले वाले को भी। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सनी, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, सनी, कोई दिक्कत नहीं है, सनी सनी दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कोल्ड, यहाँ लिखा हुआ है वार्म, तो इसको भी क्या करोगे अब जनरलाइज, तो ये करा हुई है। यहाँ यस लिखा हुआ है, यहाँ भी यस लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी यस आ जाएगा वापस, क्योंकि ऊपर वाले में मैं इसको जनरलाइज किया हुआ नहीं था। यहाँ हाई है ना माइल्ड है, तो आगे के दो तो जनरलाइज पहले से ही है, तो ये आपने जनरलाइज कर दिया और आपका जी यूँ का यूँ लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से आपको यूज़ करना है कैंडिडेट एलिमिनेशन मेथड। अब जी आपको ये का ही वापस लिखना है। रही बात वर्जन स्पेस की, तो इनके बीच का जो इंटरमीडिएट अब बनेगा, यानी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जो आपने बनाया और जो जनरल हाइपोथेसिस आपका आया, इनके बीच का जो इंटरमीडिएट बनेगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलने वाले हो नन अदर बट योर वर्जन स्पेस, बट इट इज़ द इंटरमीडिएट बिटवीन द स्पेसिफिक एंड जनरलाइज्ड हाइपोथेसिस। समझ गए ये चीज़? तो इस तरीके से आपका खेल काम करता है। तो आई होप आपको जनरलाइज हाइपोथेसिस और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस ये चीज़ में वीडियो में समझ में आया होगा, और अगर आपको ये समझ में आई तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। और मैं आपको मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले होंगे स्टैटिस्टिकल मेथड्स के बारे में, जिसमें हम डिस्कवर करेंगे कि अलग अलग एल्गोरिदम्स किस तरीके से वर्क करते हैं। सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में क्या क्या तरीके के एल्गोरिदम्स आते हैं, और अनसुपरवाइज में क्या क्या आते हैं, रीइंफोर्समेंट में हम क्या यूज़ करते हैं। अब डिटेल में समझेंगे क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के बीच में जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो हम देखेंगे, KNN एल्गोरिदम, डिसीजन ट्रीज, ये कैसे वर्कआउट करते हैं, इनको समझ रहे होंगे। और ऑल्दो हम एक्सरे टेक्निक्स का भी हमारे यूज़ करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए। और अगर आपका नीचे फ्लैश कार्ड्स का लिंक नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये है कि यार आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो। अगर आपको फ्लैश कार्ड्स का और एक्सरे का लिंक चाहिए तो इस वीडियो को सपोर्ट करो। मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी सीरीज़ के। टिल देन, दिस इज हर्षवर्धन, स्टे हेल्दी, स्टे ग्रेट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।